नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एसएससी जीडी 2024 के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस में आपको कवर कराने वाला हूं। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी की जितनी भी एग्जाम्स होती है, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, सीपीओ, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही एसएससी के अलावा आपके रेलवे एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज मैंने एसएससी का एक पेपर लिया है और ये पेपर सेट मैंने लिया है एसएससी जीडी एग्जाम का लिया है। इसके अंदर पूछे गए 20 क्वेश्चंस में आपको कवर करवाने वाला हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल्स में आपको कवर करवाऊंगा ताकि इसी क्वेश्चंस के इर्द गिर्द यदि कोई दूसरा क्वेश्चंस बनता है तब भी आप उस क्वेश्चन का आसानी से आंसर लगा पाओ। गाइज, आप मेरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिएगा। कंप्लीट वीडियो देखने पे आपको अप्रोक्सीमेट आप 10 वीडियो भी देख लोगे तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि अपने को क्वेश्चन से जीके के क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपन नॉर्मली अपन वीडियोज़ को देखेंगे तो ही आपका मतलब ऑटोमेटिक कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा कि उस टॉपिक से नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि आप 10 पेपर सेट अपन लगाएंगे तो 10 पेपर सेट के अंदर आपको देखेंगे कि ये 10 क्वेश्चन है वो सेम टॉपिक से देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एक मैं टॉपिक ले लेता हूँ संगीत नाटक अकादमी। अब संगीत नाटक अकादमी मैंने एक टॉपिक ले लिया तो इसी टॉपिक से 10 क्वेश्चन हर पेपर सेट के अंदर 1 क्वेश्चन पूछा गए हैं। तो मैं आपको ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी वीडियो के माध्यम से कवर करवाता चलूँगा। एक पेपर सेट लेंगे, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता अपने को, बस एक पेपर सेट के अंदर अप्रॉक्सीमेट 20 क्वेश्चन मिलेंगे या 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, बट अप्रॉक्सीमेट अपन 100 क्वेश्चंस है उस पेपर सेट के माध्यम से तैयार करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। मैं पहला क्वेश्चन इस यहाँ पर बात करूँ, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता मिली 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू। किसके प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लागू की? तो इसका यहाँ पे आपको आंसर ऑटोमेटिक दिख गया है कि समाजवादी प्रभाव के अंदर 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। अब देखिएगा यहाँ पे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना है, उसका आपसे समय पूछा जा सकता है कि उसका ड्यूरेशन कितना रहा था। तो इसका ड्यूरेशन रहा था 1951 से 1956। तो एक तो ये इसका एक क्वेश्चन ये बनता है किसके प्रभाव में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है समाजवादी प्रभाव के अंदर इसको लागू की गई। अब देखिएगा इसका विघटन कब हो जाता है, यानी ये कब खत्म हो जाती है। जो लास्ट पंचवर्षीय योजना रहती है वह रहती है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो आपकी खत्म हो जाती है 2014 के अंदर खत्म हो जाती है। और आपका 1 जनवरी 2015 से इसका स्थान ले लेता है कौन? नीति आयोग ले लेता है। तो आपका नेक्स्ट एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन गए हैं कि नीति आयोग है उसका गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अपना कार्य करना स्टार्ट कर देता है। नीति आयोग अब ये एक संस्था हो गई, इसका हमेशा चेयरमैन कौन होता है? तो इसका चेयरमैन हमेशा होता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होता है। अब देखिएगा एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन ये भी और पूछा जा सकता है कि विश्व के अंदर सबसे पहले कहाँ पे शुरू की गई थी ये। तो विश्व के अंदर मैं बात करूँ तो यही क्वेश्चन आपका विश्व के रूप में अपन बात करें तो सोवियत संघ है, यूएसएसआर जिसको अपन बोलते हैं यूएसएसआर, सोवियत संघ है, उसने सबसे पहले इसको लागू की थी। कब लागू की थी? उसने 1928 में इसको लागू की थी। कौन था वहाँ पे लागू करने वाला? जोसेफ स्टालिन था, जोसेफ स्टालिन। तो देखिएगा इसी प्रकार से क्वेश्चंस में आपको कवर करवाता चलूँगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और जैसे आप कोई भी एग्जाम दोगे आप 100% अपनी सफलता प्राप्त करोगे। चलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो लास्ट पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? लास्ट पंचवर्षीय योजना होगी 12वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद में नीति आयोग 2015 से नीति आयोग काम करने लग जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा है ना, मैं कोशिश करूँगा आंसर को हाइड करने की। नेक्स्ट जैसे डे बाय डे मैं कुछ मेरे को कोई सॉफ्टवेयर मिल जाए ताकि मैं आपको ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ। हाइड कर लूँगा तो आप लोगों को फिर ऑप्शन दिखेगा नहीं, तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा इजी रहेगा। तो मैं हाइड करने की कोशिश करूँगा आंसर को, तो और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनता चलेगा अपना टॉपिक। चलिए, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? देखिएगा आपको यहाँ पे पता क्या होना चाहिए। दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये तो दूसरे हो गए। अब एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, क्या आप कमेंट करके बता सकते हो? तो पहले थे, उनका नाम था जनरल बिपिन रावत। क्या नाम था पहले वाले का? क्या नाम था? बिपिन रावत। ओके, ये 2020 से 2021 तक रहे थे
और इनकी क्या हुई थी, वो इनका जो भी हेलीकॉप्टर था वह क्रैश हो गया था, क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में 2021 से 2022 तक ये वैकेंट रहा था, खाली रही थी, यानी कोई भी नहीं था। और उसके बाद में 2022 से वर्तमान में कौन है, यह है अनिल चौहान। तो समझ में आ गया। तो इन्होंने पद कब ग्रहण किया अपना, 2022 के अंदर अपना पद ग्रहण किया। अब देखिएगा ये कौन होते हैं, ये सबका हेड होता है, अपनी जो तीनों सेनाएं हैं उनका हेड होता है ये। चलिए, चीफ ऑफ डिफेंस। अब देखिएगा ये किस किस को रिपोर्ट्स करेगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसको रिपोर्ट करेगा, यानी अपनी रिपोर्ट है वह किसको रिपोर्ट देने वाले हैं। तो आपका एक तो यहाँ पे बनेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति को अपना ये सब कुछ डाटा है रिपोर्ट करने वाले हैं। दूसरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और चौथा तीसरे की अपन बात करूँ, पहले राष्ट्रपति को करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को करेंगे, और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्री। तो कमेंट करके बताइएगा वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, आंसर दीजिएगा वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है। चलिए मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ कि अपने तीनों जो सेनाएं हैं उनके कौन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहले मैं बता देता हूँ आपको वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता होना चाहिए अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह, ये भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, बस आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा। धीरे धीरे डेली बेसिस एक सेट लगवाऊंगा आपको, कंप्लीट आपका जीके और साइंस से बिल्कुल अच्छे से स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। ओके, थल सेना की बात करूं तो वर्तमान में मैं बात कर रहा हूं अभी 2025 के अंदर बात कर रहा हूं, ये डाटा बाद में आपका चेंज भी हो सकता है। जनवरी 2025 के अंदर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपन, तो जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग मैं आपको डाटा बता रहा हूं। तो थल सेना की बात करें, या थल को बोले तो आर्मी की बात करें, आर्मी चीफ कौन है वर्तमान में, उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ओके, और वायु हो गया, थल हो गया, जल हो गया, नेवी। नेवी के कौन है, तो इनके नाम है दिनेश, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। चलिए मैंने तीनों बता दिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। वीडियो बहुत शानदार बनने वाला, कंप्लीट वीडियो को देखिए, आपका बिल्कुल धीरे धीरे आपका जीके पार्ट है बहुत अच्छे से शानदार स्ट्रॉन्ग होने वाला है। चलिए अब यहाँ पे अपन आंध्र प्रदेश की बात आ गई, तो आंध्र प्रदेश के भी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स देखने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा एस अब्दुल नजीर को। तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर। अब आंध्र प्रदेश के बारे में अपन कुछ डिटेल्स यहाँ पे देख लेते हैं। देखिएगा आंध्र प्रदेश है, उसका विघटन होता है और साथ में तेलंगाना बनता है। तो तेलंगाना कब अलग होता है आंध्र प्रदेश से, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के बंटवारा होता है और तेलंगाना का निर्माण होता है। चलिए इसकी राजधानी की मैं बात करूं, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है अमरावती। राज्यपाल कौन हो गए इसके, अब्दुल नजीर हो गए। मुख्यमंत्री कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू इसके मुख्यमंत्री है। चलिए पवन कल्याण है उप मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश के। अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा सा डीपली अगर इसमें और क्वेश्चन पूछा जाए तो विधानसभा की सीट कितनी है इसमें, तो विधानसभा की सीट है आपकी 175, राज्यसभा की सीट 11 सीट है और लोकसभा की सीट है 25। चलिए इसका हाईकोर्ट कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पे है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए बाकी आंध्र प्रदेश में क्या क्या इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें तो वेंकटेश्वर मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। उसके अलावा कुछ गुफाएं हैं, उंडावली गुफाएं, उंडावली गुफा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। उसके अलावा वाइजैग समुद्री पोर्ट है, बंदरगाह है वाइजैग, ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, देखिएगा संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में किस मंत्रालय के द्वारा या भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमनार थे। तो देखिएगा संगीत नाटक अकादमी है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना, पीवी राजमनार। ओके, इसका किसने इसका उद्घाटन किया था, तो पहले जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद है, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। और इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था 1952 में प्रस्ताव के द्वारा बनाया गया था, और इसका जो इनॉग्रेशन होता है वह 1953 में होता है। तो इसका फॉर्मेशन ईयर आपसे पूछे कब इसको बनाया गया,
तो फॉर्मेशन ईयर है इसका 1953। चलिए, तो स्टार्टिंग के अंदर ये एक शिक्षा मंत्रालय के अंडर में था, लेकिन वर्तमान में किसके अंडर में है? संगीत नाटक अकादमी। वर्तमान में इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो इसका वर्तमान में पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? वर्तमान में ये अपना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय वर्तमान में है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। चलिए, अब 2025 के अंदर अपना बात करें लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग, तो इसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए इसके चेयरपर्सन कौन है? वर्तमान में इसका चेयरपर्सन कौन है? तो वर्तमान में इसके चेयरपर्सन का नाम है संध्या पुरेचा। संध्या पुरेचा इसके वर्तमान चेयरमैन है। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है मुद्रा जारी करना और आखिरी कर्जदाता। चलिए, सब लास्ट में नॉर्मल छोटी मोटी बैंक लोन देती है, कोई नहीं देता, तो लास्ट में लोन देने वाला कौन है? आखिरी कर्जदाता भारतीय रिजर्व बैंक। अब देखिएगा, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो स्थापना होती है वो आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से इसकी स्थापना होती है। तो एक्ट क्या है? एक्ट इसका 1934 इसका एक्ट है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। अब इसका स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। क्लियर है? अब इसका वर्तमान में गवर्नर कौन है? आरबीआई गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो उनका नाम बनेगा संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा इसके वर्तमान गवर्नर है। अब देखिएगा, गवर्नर के नीचे 4 कितने होते हैं? 3 या 4 उप गवर्नर भी होते हैं यहाँ पे। तो 4 इसमें डेप्यूटी गवर्नर है, मैं नाम बता देता हूँ। एक राजेश्वर राव है, एक स्वामीनाथन है, एक रविशंकर है, एक एमडी पात्रा है। 4 इसके डिप्टी। तो आपको सिंपल डाटा याद रखिएगा, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, इसका ओनर कौन होता है? वित्त मंत्रालय इसका ओनर होता है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद होते रहेंगे और एग्जाम के दृष्टिकोण से आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले हो फिर। चलिए आगे अपन बात कर लेते हैं पन्नालाल घोष के बारे में। पन्नालाल घोष निम्न में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आपका आंसर है बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आता है बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान है तो वह शहनाई के लिए प्रसिद्ध है। बिस्मिल्लाह खान का असली नाम क्या था? कमरुद्दीन खान था। क्या था? कमरुद्दीन खान था। चलिए, भारतीय शास्त्र बांसुरी के पायनियर के रूप में यह जाना जाता है। और पन्नालाल घोष का मूल नाम क्या था? पन्नालाल घोष का मूल नाम क्या था? अमल ज्योति घोष। अमल ज्योति घोष। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? वर्तमान में जो बांग्लादेश है, वर्तमान में जो बांग्लादेश है उसके 12 साल में इनका जन्म हुआ था। चलिए, 2018 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अभी अपन संविधान सभा के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने वाले हैं जो एग्जाम में आगे दोबारा आ सकते हैं। संविधान सभा ने को भारत के संविधान को अपनाया। तो देखिएगा, संविधान सभा की बात करें अपन, भारत के संविधान सभा, तो इसको कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया। अपनाया कब? और भारत के देश ने कब अपनाया या संविधान लागू कब हुआ? यह देश में लागू होता है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ सकता है कि इसका गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका गठन होता है 6 दिसंबर 1946 को इसके गठन होता है। इसकी जो पहली बैठक है वह होती है 11 दिसंबर 1946 को होती है। और इसका पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को, और 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है। फिर 11 दिसंबर को इसके स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद जी को। अस्थायी अध्यक्ष होते हैं इसके पहले सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। चलिए, इसका संवैधानिक सलाहकार कौन होता है? BN राव होता है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा और बताऊं यदि आप लोगों को याद रह सके तो। चलिए बता देता हूं। संविधान सभा उसने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राष्ट्रगान को कब अपनाया? एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका आंसर बनेगा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया।
और राष्ट्रगीत है जो वंदे मातरम, राष्ट्रगीत को कब अपनाया, तो 24 जनवरी 1950। तो कुछ डाटा है, आप लोग लिख लीजिएगा, या वीडियो को बार बार देखोगे बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, लाउडनेस ऑफ द साउंड इज मेजर्ड इन विच यूनिट। ये ध्वनि की जो भी तीव्रता है वह किस में मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता हमेशा मापी जाती है डेसिबल के अंदर मापी जाती है, डेसिबल। ये जो हर्ट्ज है ये फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी की इकाई है, फ्रीक्वेंसी को अपन बोलते हैं आवृत्ति। और ये जो वाट पर स्क्वायर मीटर है, वाट पर स्क्वायर मीटर है, ये किसकी इकाई है, ये है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यानी जो भी रेडिएशन होता है उसकी तीव्रता की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कम्बलों और दक्षिणी भारत, इसका आपका राइट आंसर बनेगा। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कम्बलों और दक्षिणी भारत अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल देता हूँ अर्थशास्त्र के ऊपर। अर्थशास्त्र है, इसका श्रेय किसको जाता है, या इसका कौन है, इसका जो भी है राइटर वाइटर जो भी लेखक है, इसके लेखक है चाणक्य हैं, जिनका बचपन का नाम क्या नाम था, कौटिल्य। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के निम्न में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है, तो देखिएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आते हैं पर्व वाले, फेस्टिवल वाले। तो बोनालू पर्व का संबंध यहाँ पे तेलंगाना से संबंधित है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ। इसकी राजधानी की बात करूँ तो राजधानी इसकी आपका हैदराबाद हो जाएगा। इसके अंदर टोटल जिले कितने हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स है इसके अंदर 33, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स है। इसके अंदर राज्यसभा सीट्स कितनी हैं, तो राज्यसभा सीट 7 है। लोकसभा सीट कितनी है, लोकसभा सीट इसमें 17 है। और इसके अंदर विधानसभा की सीट कितनी है, विधानसभा की सीट इसमें 119 है। तेलंगाना के अंदर विधान परिषद भी है, विधान परिषद तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें 40 सीट रखी गई है। राज्यपाल की बात करें, कौन है इसके राज्यपाल, जिष्णु, वर्तमान में बात करें जिष्णु देव वर्मा है, जेडी वर्मा है। और मुख्यमंत्री यहाँ पे रेवनाथ रेड्डी है, और उप मुख्यमंत्री यहाँ पे मल्लू भाटी एंड विक्रम मरका। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना के अंदर गोलकोंडा फोर्ट स्थित है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पे है, हैदराबाद तेलंगाना में है, गोलकोंडा फोर्ट स्थित है। इसके अलावा तेलंगाना के अंदर नागार्जुन सागर डैम स्थित है। उसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एक, जिसका नाम है रामप्पा मंदिर, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। रामप्पा मंदिर कहाँ पे है, तो ये आपका हैदराबाद, ये तेलंगाना में स्थित है। वारंगल का किला कहाँ पे है, वारंगल किला तेलंगाना में है। अंबेडकर का स्टैचू, चार मीनार, चलिए ये सब तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो महिला साक्षरता दर है सबसे अधिक केरल में। और जब भी जनगणना 2011 हुई थी उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति कौन थे। जब जनगणना कंप्लीट होती है तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति थी, ठीक है। और इस जनगणना के अनुसार एग्जाम में आपसा सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर केरल हो गया, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछे, जनसंख्या कौन से राज्य की सबसे ज़्यादा थी, तो वह था उत्तर प्रदेश। और सबसे कम किसकी थी, सबसे कम की बात करें तो सिक्किम की सबसे कम थी। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, तो 1809 में हस्ताक्षर किए गए थे। और 1809 कंप्लीट अगर मैं डेट की बात करूं तो डेट क्या रहेगी इसकी, 25 अप्रैल 1809। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 की होती है। और किस किस के बीच में होती है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा, कौन से महाराजा थे, रणजीत सिंह। अमृतसर की संधि, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था, बताइएगा, चार्ल्स डी मैटकॉप ने किया था। और पंजाब के सिख राज्य का नेतृत्व था रणजीत सिंह जी के बीच में। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लापुझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता किस श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है, तो देखिएगा ये शब्द आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन से राज्य में स्थित है, अल्पाजुपा जो भी नाम है यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये केरल में है। कौन से राज्य में, केरल में।
और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी झील के अंदर होता है ये जो प्रतियोगिता होती है। तो एक झील है, झील का नाम क्या है जिसमें प्रतियोगिता की जाती है, उस झील का नाम है पुनमदा, पुनमदा झील उस झील का नाम है। चलिए, तो ये एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से नौका दौड़ है। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है, नौका दौड़ है। और ये कब किया जाता है, हमेशा ध्यान में रखना, हर साल अगस्त के दूसरे शनिवार को किया जाता है। और इसके अंदर कितने लंबाई की, ये कितने मीटर की दौड़ होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, 100 फीट है, 100 फीट लंबी, 100 फीट लंबी। चलिए, और इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है, नेहरू, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के नाम पे इसका रखा गया है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि ईगल और बास्केट है, बास्केट इनका संबंध किस खेल से है, किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है, तो दोनों शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है। तो यहाँ पे ईगल का संबंध किससे है, ईगल का संबंध गोल्फ से है, बास्केट का संबंध आपका बास्केटबॉल से है। गोल्फ से संबंधित और क्या क्या हो सकते हैं, गोल्फ से संबंधित और क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है आपका। तो ड्राइव सब आपको ध्यान में रखना है, ड्राइव, हैंडीकैप, पुट, डफ, ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे बहुत शानदार, मैं आपको चारों ये ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पे वह सब बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा। टोटल 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 5 क्वेश्चंस और है, बट आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंप्लीट वीडियो को देखोगे तो आप। जून 2023 में किसने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में DAY NULM के साथ साझेदारी की। अब देखिएगा, तो इसका सबसे पहले आंसर तो हो गया आपका UNDP, बट इन सब का पूरा नाम क्या है वह भी आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इसके बारे में, DAY NULM क्या है। तो इसका पूरा नाम मैं आपको लिखूँ यहाँ पे, चलिए लिख देता हूँ मैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, DAY हो गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना। NULM का नाम है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड एंड M का मतलब मिशन। तो पहले तो इसका पूरा नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम में दोबारा से हो सकता है इसका नाम पूछ लिया जाए। चलिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, हिंदी में क्या नाम होगा इसका, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। किसकी योजना है ये, भारत सरकार की योजना है। चलिए, इसके तहत गरीबों को सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि सस्ती रेट के ऊपर बैंक लोन वगैरह, स्वरोजगार, इस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। अब बारी बारी से अपन इसके अंदर जो भी है उनके बारे में देख लेते हैं। UNDP की बात करें तो इसका नाम होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका नाम है। और इसका जो फॉर्मेशन होता है वह फॉर्मेशन इसका 1965 इसका फॉर्मेशन है, 22 नवंबर 1965। इसका जो हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। दूसरे मैं यहाँ पे बात करूँ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करूँ तो इसका फॉर्मेशन है 1945 इसका फॉर्मेशन है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह भी न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। और तीसरा मैं यहाँ पे WHO की बात करूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फॉर्मेशन है आपका 1948 है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। और लास्ट अपना देख लेते हैं यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो स्थापना वर्ष है वह है 1945 और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। चलिए आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा किससे अधिक सदस्य से मिलकर बनेगी। देखिएगा अनुच्छेद 333 क्या कहते हैं, पहले तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 333 है, एक तो सबसे पहले भारत किसी भी राज्य की जो भी विधानसभा है, कोई भी राज्य है उस राज्य की विधानसभा के अंदर आंग्ल भारतीय समुदाय इसके सदस्यों को मनोनीत करती है। मैंने शब्द लिखा है यहाँ पे मनोनीत।
अनुच्छेद 333 है, किसी भी राज्य की विधानसभा के अंदर अंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन करता है। यदि किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि इसमें अंग्ल भारतीय समुदाय के जो भी सदस्य इनका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह किसी भी उस समुदाय से संबंधित किसी भी व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग किसी भी राज्य के अंदर विधानसभा में सदस्यों की संख्या 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 500। तो लेस देन भी होना चाहिए, किससे कम नहीं होनी चाहिए, 60 से कम नहीं होनी चाहिए। तो रेंज क्या हो जाएगी, 60 से लेके 500। 60 से तो कम नहीं होना चाहिए सदस्यों की संख्या, और 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं। देखिए लिएंडर पेस है वो लॉन टेनिस खेलते हैं, लॉन टेनिस। टेबल टेनिस कौन खेलते हैं, जैसे कि मोनिका बत्रा हो गई, मोनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलते हैं। क्रिकेट के बारे में सभी लोग जानते हैं मोस्टली। ओके चलिए, लिएंडर पेस हो गया, महेश भूपति एंड सानिया मिर्जा, ये सब लॉन टेनिस के प्लेयर्स हैं। चलिए अब एग्जाम के अंदर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जा सकता है लिएंडर पेस के बारे में। इन्होंने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, तो ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी वाली है, तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये पार्टी इन्होंने ज्वाइन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना में अभावों को मापने के लिए निम्न में से कौन सा एक मानदंड नहीं था। क्वेश्चन में पूछा गया मानदंड नहीं था, तो क्या क्या मानदंड थे। ऐसे घर जिनमें केवल एक कमरा है और कोई ठोस दीवार और छत नहीं है, ये एक मानदंड था। दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार, यह भी एक मानदंड था। ऐसे परिवार जिनमें कोई सक्षम सदस्य नहीं है, ये भी था, लेकिन ये एक मानदंड नहीं था। ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 वर्ष की कोई वयस्क महिला नहीं है, ये कोई मानदंड नहीं था। SECC का पूरा नाम क्या होगा, सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक की स्थापना किसके द्वारा की गई, नीति विचारक समूह के द्वारा की गई थी। थिंक टैंक भी इसको बोलते हैं। अब एग्जाम के अंदर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह मैं आपको बता देता हूँ। इसके हमेशा चेयरमैन कौन होते हैं, इसके चेयरमैन हमेशा होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। अब एग्जाम में बाकी इसका स्थापना पूछे तो 1 जनवरी 2015 इसका स्थापना हो गया, जनवरी 2015। चलिए जनवरी 2015। आगे इसके अंदर पूछे इसका CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है इसका, तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम 2025 के अपन बात कर रहे हैं, तो इसके CEO हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है, हमेशा ये भी आपको सब ध्यान में रखना। अध्यक्ष तो प्राइम मिनिस्टर होता है और उपाध्यक्ष वर्तमान में इसके सुमन बेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइएगा। तो इंडो फारसी शैली उत्तर प्रदेश है, उसका नाम है यहाँ पे कथक, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा कथक। कथक एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में होती है। टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के अंदर। चलिए गरबा गुजरात का है, छऊ ये पूर्वी भारत का हो गया, कथकली केरल का हो गया। तो इसी के साथ में ये छोटा सा सेशन था मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी प्रकार के डेली वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।